कल मैंने इसको फॉर्मेटिंग के लिए बोला था, आपने कुछ नहीं किया इसमें सर। हाँ सर, एक्चुअली मेरे सिस्टम में रिमोट चल नहीं रहा था, तो ये मैंने पंकज के सिस्टम से ही बनाया है। इसमें भी पूरा नहीं है, खाली कंपनी कोड तक ही है सर। जी सर, ये इसमें थोड़ा इनकम्प्लीट है। मेरा आज मैं सुबह ही सिस्टम चलाया, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूंगा सर। एक्चुअली टाइमिंग का इशू आ रहा है, शिफ्ट टाइमिंग का उड़ा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है सर। सर देखो, अभी तो मेरे कारण तो आप जल्दी जग जा रहे हो, राइट? आने के बाद तो चाहे जो भी 2-3 घंटा सो के फिर उठ जा रहे हो जल्दी से, जो भी हो। तो जो टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो मेरे भाई। देखो, नौकरी के साथ करिए, हम लोग घर वाले नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है, समझ रहे हो ना आप? मैं नहीं बता यस रहा, आप सर। ही को नहीं बोलता, हम लोग मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ। तो हम लोग को दोनों को स्ट्रगल करने के साथ ही काम करते हैं। हम दोनों को, हम सबको, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हम सबको उसी के साथ स्ट्रगल करके काम करना है, राइट? राइट ना? तो हम दोनों को तो भाई इसी के साथ काम हाँ करना सर। पड़ेगा ना। काम पे चलेगा, हम लोग को नौकरी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, नया जॉब भी लेना है। इसी में हम लोग को स्ट्रगल करके थोड़ा नींद कम करके, या जैसे कि आप लोग आ जाते हो उससे 4 बजे तक, जैसे आपने बताया 4 साढ़े 7 तक आप लोग आ जाते हो, तो 1-2 घंटे का जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई कर लिया। 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा आप लोग को। ये सुबह का टाइम ही हाँ बस आप लोग एडजस्ट करो, उसके बाद आप लोग को टाइम नहीं लगेगा। अभी आप लोग जैसे माइंड वर्क सोते हैं कि नहीं सोते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नहीं सोते हैं तो ये 3 घंटा बहुत है आप लोगों के लिए, अपना नोट्स कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं सोते हैं तो, अगर सो जाते हैं चाहे कुछ हो जाता है तो थोड़ा आधे वर्ष में सो जाना फिर मुश्किल, फिर 3 घंटे निकालना मुश्किल है थोड़ा। तो जैसे भी आप लोग मैनेज करते हैं थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना? हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार, हम लोग को इसी में अपना जॉब भी निकालना है, इसी में पढ़ाई भी करनी है। और सर आपका तो एकदम फॉर्मेटिंग, एकदम कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर। पंकज, क्या है यस। करना है इसको, ब्लैक एंड ब्लैक कर रखा है, कौन सा स्टेप क्या कहता है, कौन सा क्या है, नहीं पता चल रहा। थोड़ा अच्छा कीजिए इसको, राइट? ओके सर। प्लीज इस चीजों को थोड़ा सा देखिए, आप ही लोग का पैसा लगाया, आप लोगों ने बड़ी मेहनत के पैसे दिए हैं, जुगाड़ करके दिए हैं अपने यार। मुझे आपने बोला था, राइट? करता हूँ फिर मैं कैसे भी, क्योंकि किया है इतना तो थोड़ी सी मेहनत इसके लिए भी कर लीजिए, राइट? ज्यादा नहीं है, 1-1.5 महीने की बात है, 1-2 महीने बाद आप तो फ्री होंगे। आगे हम लोग चले, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट पे लेजर एंड करेंसी टाइप से चलते हैं, लेजर एंड करेंसी टाइप पे। सर, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अभी बोल ही रहा था, मैं सिस्टम ओपन कर रहा था। हाँ, ये नोट्स ओपन कर रहा था। तो आज हमारा अगला जो टॉपिक है ये काफी बड़ा है, लेजर एंड करेंसी टाइप। ध्यान से समझिए ना, अलग अलग तरह की कंपनियों में करेंसीज होती है, ठीक है? करेंसीज, दो करेंसी तो बेसिकली होती है, बाकी वो किसी तरह से उठा दीजिए इसको, पहले तो फोल्ड कर दीजिए पहले। मैं जा रहा हूँ इसको फोल्ड कर,
जैसे होता है ना कि एक होता है करेंसी जो कंपनी कोड करेंसी कहलाता है। कंपनी कोड करेंसी से बिजनेस करेंसी कहते हैं। याद है ना, कंपनी कोड बनाया होगा आप लोगों ने, तो उसे बिजनेस करेंसी लिखा, बिजनेस लिखा है कंपनी कोड को, तो जो करेंसी होगी वो बिजनेस यस। करेंसी कहलाएगी ना। राइट। तो वो जो होता है, मान लीजिए इंडिया में बिजनेस है तो हमने आईएनआर लिया था। यूएस में बिजनेस होता है तो हम लोग क्या लेते हैं? डॉलर लेते हैं। तो जहाँ पे एक बिजनेस करेंसी होता है, अगर हमारा यूएस में होगा तो यूएसडी, यूरो में होगा, यूरोप में होगा तो यूरो या पाउंड, दुबई में होगा तो दिनार, राइट, जापान में होगा तो यान। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज होती है। तो जहाँ पे बिजनेस, उसी वहीं की करेंसी में आप बिजनेस कर सकते हैं ना सर। अपनी करेंसी में तो कर नहीं सकते हम लोग, राइट। सो दैट करेंसी कैन बी चेंज। जो आईएनआर मैंने जो आप लोग को दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, इट कैन बी चेंज, राइट, डिपेंड ऑन द बिजनेस। इट कैन बी चेंज डिपेंड ऑन द बिजनेस, राइट। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? यस। यस सर। दिस कैन बी चेंज। एक सेकंड। दिस कैन बी चेंज। अगला पॉइंट आता है, तो आप लोग नहीं समझा कि जो करेंसी है आईएनआर, ये चेंज हो सकता है। जो करेंसी है आईएनआर, ये चेंज हो सकता है। बट अगर हम बात करें, आईएनआर हमारा चेंज हो सकता है, बट हमारा ये जो 10 है वो चेंज नहीं हो सकता। कंपनी कोड करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। ये दो चीजें हमारी चेंज नहीं हो सकती। बट आईएनआर यूएसडी जो करेंसी है, इट कैन बी चेंज डिपेंड ऑन द कंट्री, राइट, जहाँ पे बिजनेस होगी करेंसी। तो आईएनआर का भी यूएसडी भी हो सकता है किसी कंपनीज में। तो ये फिक्स मत रखिएगा कि इसका आईएनआर ही रहेगा कंपनी कोड, बताइए, डिपेंड ऑन द बिजनेस कंट्री, किस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा आता है, दूसरा आता है आपका कम कम क्लाइंट करेंसी, ग्रुप करेंसी कहा जाता है। ग्रुप करेंसी क्या होता है गाइस? पहले, उससे पहले बिजनेस करेंसी, कंपनी करेंसी समझ लीजिए। कंपनी, आपने कंपनी भी बनाया था, इसे हम लीगल पर्पस के लिए बनाते हैं। तो कंपनी मेरा इंडिया में है, तो वो जैसे कि देखो, बिजनेस तो एक से ज्यादा कंट्रीज में हो सकती है, बट कंपनी एक ही कंट्री में क्रिएट होता है। कंपनी जो होता है वो एक ही कंट्री में क्रिएट होता है। इंडिया में तो आईएनआर में होगा, यूएस में होगा तो डॉलर में होगा, राइट। तो जो कंपनी करेंसी है वो हमेशा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। क्योंकि हमारा जहाँ पे जितने से कंट्री, मान लीजिए मेरा इंडिया में कंपनी है और बिजनेस मेरे 5 जगह है, 5 कंट्रीज में, तो मेरे बिजनेस की करेंसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कंपनी करेंसी हमेशा एक ही रहेगी। लेकिन ये भी तो डिपेंड कर रहा है कि जिस कंट्री का कंपनी, उस कंट्री का करेंसी। तो इस मीन्स यहाँ पे भी करेंसी चेंज हो सकती है। मैंने आईएनआर है क्योंकि मेरा बिजनेस भी इंडिया का था, कंपनी भी इंडिया का था, आईएनआर लिया था। बट अगर मेरा कंपनी यूएस का हो और मेरा बिजनेस मेरा इंडिया में हो, तो मेरा कंपनी करेंसी यूएसडी हो जाएगा, लेकिन बिजनेस करेंसी आईएनआर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ मैं? इस करेंसी पे ये चेंज होता रहेगा डिपेंड ऑन योर कंट्री, राइट, कंपनी करेंसी हो। बट कंपनी करेंसी जो लीगल पर्पस के लिए उसकी करेंसी 60 से डिनोट किया जाता है, और जैसे कंपनी कंपनी कोड करेंसी को 10 से डिनोट, ये लॉजिक बिहाइंड द सीन लिखा हुआ है कि जहाँ पे 10 सेलेक्टेड है वो कंपनी कोड करेंसी माना जाएगा, और जहाँ 60 सेलेक्टेड है वो कंपनी करेंसी से ग्लोबल कंपनी करेंसी से ग्लोबल करेंसी बोला जाता है। इसका जो होता है ग्लोबल कंपनी करेंसी एसएपी में कहा जाता है, और कंपनी कोड करेंसी को तो कंपनी कोड करेंसी ही बोला जाता है। क्लियर है गाइस? दो चीजें क्लियर हो गई आप लोग को? सर बेसिकली ये 10 और 60 ये कोड्स है हमारे। कोड अंदर नहीं, एड से, हाँ, अंदर में बिहाइंड द सीन प्रोग्राम लिखे गए होंगे ना अंदर से, बीच में लॉजिक, हाँ। बैकएंड में, तो 10 और 60 को लेके यूज किया गया होगा, राइट ओके। जी। तीसरा पॉइंट है, और भी बहुत तरह की करेंसीज होती है, हमें हमें 3 तरह की सीखनी है।
तो अगला होता है ग्रुप करेंसी। ग्रुप करेंसी एसएपी में कहा जाता है, और नॉर्मली हम इसको क्लाइंट करेंसी भी बोल सकते हैं, मतलब एसएपी में ग्रुप करेंसी लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है सर, इसको क्लाइंट डिसाइड करता है, मतलब समझिए, मेरा कंपनी 5 कंट्री में, मेरा जो बिजनेस है इंडिया में है, यूएस में भी है, दुबई में भी है, यूरोप में भी है, राइट, जापान में भी है। तो मेरा आईएनआर करेंसी यहाँ पे होगा, यहाँ पे यूएसडी में होगा, दिनार में होगा, यूरो या पाउंड होगा, और जापान में होगा तो यान में होगा, राइट, यही होगा ना। हाँ यस। गाइस, यस सर। अब मेरे को, अब मान लो यहाँ पे ग्रुप करेंसी क्या बोला जा सकता है। अब ग्रुप करेंसी कौन डिसाइड करेगा, अब मान लो रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं, और रिपोर्ट की बात करते हैं हम लोग। अब हमारे को क्लाइंट को बिजनेस का, पूरा बिजनेस का ब्यौरा भेजना है, कितना सेल हुआ, इतना परचेज हुआ, प्रॉफिट और लॉस हुआ। अगर इंडिया वाला आईएनआर भेजे, यूएस वाला डॉलर भेजे, दुबई वाला दिनार में रिपोर्ट भेजे, यूरोप वाला यूरो में और पाउंड में भेजे, जहाँ पे जैसा दोनों चलता है, जिस आधी कंट्रीज में यूरो चलता है, आधी यूरोप के, आधी कंट्रीज, यूरोप एक कॉन्टिनेंटल है, राइट, और उसके आधी कंट्रीज में यूरो चलता है, आधी कंट्रीज में पाउंड चलता है, जापान में यान चलता है। अब हम अलग अलग करेंसी में उनको रिपोर्ट भेज दिया बिजनेस, वो क्या बैठ के, आपका जो डायरेक्टर है, सीईओ है, बैठ के करेंसी कन्वर्ट करेगा, हाँ, रिपोर्ट देखने के लिए? नो। नहीं। वो हाँ सर। कहता, इस करेंसी, इस समय आ जाता है ग्रुप करेंसी। तो भाई कौन, वो कौन सी करेंसी में रिपोर्ट देखना चाहता है, वो भी तो वही डिसाइड करेगा ना, ऑनर है तो उसने बोल दिया कि भाई मुझे जो रिपोर्ट भेजो ना फाइनली, हर में दिन का, चाहे हर महीने का, जब भी रिपोर्ट मांगू मैं, उसको आप मुझे डॉलर में भेजो, यूरो में भेजो, पाउंड भेजो, या किसी और करेंसी, चाइनीज करेंसी में भेजो, जिस करेंसी में वो बोलेगा उस करेंसी में आपको ग्रुप करेंसी बना के भेजना पड़ेगा। तो ये ग्रुप करेंसी डिसाइडेड बाय क्लाइंट, राइट, कौन सी करेंसी में उसको रिपोर्ट देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, और अपने आप सिस्टम से अपने आप ये एक्सचेंज होता रहेगा, मतलब अपने आप कन्वर्ट होके अपने आप एक रिपोर्ट बन के तैयार होता रहेगा। लेकिन सिस्टम को बताना पड़ेगा ना कि ग्रुप करेंसी कौन सी लोगे आप, तभी तो सिस्टम कन्वर्ट करके ग्रुप पे एक रिपोर्टिंग करेंसी बनाता रहेगा। ग्रुप करेंसी को एक तरह से रिपोर्टिंग करेंसी भी कहा जाता है। क्यों रिपोर्टिंग करेंसी, क्योंकि रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है ना, ये क्लाइंट को चाहिए ना, इसमें हम बिजनेस कर रहे हैं ना, हमें इसमें मेरा कंपनी करेंसी, कोई लीगल पर्पस, पर्पस किस लिए बनाया जा रहा है, क्लाइंट को रिपोर्ट दिखाने के लिए कि भैया तुम्हारा ये इतना, पूरे दुनिया में तुम्हारे जितने सारे बिजनेस है, एक करेंसी में रिपोर्ट बना के भेज दिएगा सारे कंट्रीज का, राइट, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे भी करेंसी अलग अलग हो सकते हैं, जैसा बिजनेसमैन चाहे, जो भी होना चाहे, उसके अकॉर्डिंग ये करेंसी अलग अलग हो सकता है। तो ग्रुप करेंसी तो हम क्लाइंट करेंसी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग करेंसी भी कह सकते हैं, बट इसका पर्पस क्या, ये आप लोगों ने समझ लिया, राइट, इट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, राइट, यस। what currency they wants to see the report। क्लियर हो गया गाइस आप लोग को? यस। यस सर। चल, अगला आता है एक्सचेंज रेट। जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे कि अपने सिस्टम कन्वर्ट देगा। एक्सचेंज रेट तो आप तो जानते ही हो कि जो रेट होता है, जैसे कि अभी डॉलर का रेट थोड़ा भागता जा रहा है, 87 पॉइंट समथिंग पहुंच चुका है, आएगा लाइट पे आएगा। तो जो ये रेट है डॉलर का, 87 पॉइंट समथिंग जो रेट होता जा रहा है, एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट टाइप क्या बना दिया मैंने, एक्सचेंज रेट टाइप क्या है, एक्सचेंज रेट टाइप जो होता है सर, देखो,
आप हर रोज का रेट सामने डाल के नहीं करोगे, क्योंकि दुनिया बड़ी कंपनियों रोज के लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये रेट जो होते हैं ना डेली के चेंज वाले, कहीं ना कहीं रखे जाते होंगे, और वहां से सिस्टम पिक कर लेता होगा जो आज का रेट होता होगा। तो भाई हर कोई को तो नहीं भेजोगे ना कि भाई ये आज जब तुम पेमेंट करना डॉलर में तो इतना कन्वर्ट करके ये एक्सचेंज रेट लेके चलना। सबको नहीं भेज सकते ना, दुनिया कंपनी के अंदर अगर लाखों ट्रांजेक्शन होते कंपनी में कम से कम 10,000 लोग, 10,000 लोग को तो मेल नहीं करोगे ना। मेल मिस हो गया तो, मेल ध्यान नहीं दिया तो पुराना रेट ले लेगा बंदा, राइट? समझ रहे हो? तो सिस्टम एक ऐसा जगह बनाया गया है जहां पे आप इन रोज के रेट्स को डाल सकते हो और सिस्टम अपने आप वहां से अपने आप पिक करता रहे। जैसे आप जाते हो गूगल, यहाँ पे गूगल पे, और यहाँ पे लिख देते हो 10 USD इक्वल टू, चाहे 100 USD इक्वल टू INR लिख देते हो। सिस्टम अपने आप देखो 87.59.80 अपने आप मल्टीप्लाई करके रेट लिख दिया। तो ये 87.59 जो रेट है 8.0, ये कहीं ना कहीं बैकएंड में लिखा होगा ना, कहीं ना कहीं बैकएंड में तो लिखा होगा, राइट? यस। राइट सर। तो वैसे ही जो ये रेट्स होते हैं वो एक्सचेंज टाइप के अगेंस्ट लिखे रहते हैं बैकएंड में। रेट जैसे बी है, एस है, एम है, पी है, क्यू है। तो जब हम एम, मान लो हम एम अपने कंपनी कोड के साथ लिंक कर देंगे, तो जब भी हम अपने कंपनी कोड मतलब बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे, तो अपने आप सिस्टम जाएगा अगर दूसरी करेंसी तो एम के सामने जो हमने रेट असाइन कर रखा होगा आज के दिन को, वो रेट अपने आप पिक कर लेगा, जैसे गूगल कर रहा है। कहीं ना कहीं रेट डाला होगा, वहां से उठा लिया, राइट? ये चीजें, तो यही चीज यहाँ पे काम कर रहा था। एक्सचेंज टाइप जो होता है, इसके अगेंस्ट हम रेट असाइन करते हैं बैकएंड में। ठीक है? ये कुछ भी BSM लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने बिजनेस के अंदर लिंक है तो उसी के साथ आपको रेट असाइन करना पड़ेगा। वहां से सिस्टम अपने आप जब भी आप बिजनेस के अंदर अपनी कंपनी कोड के अंदर ट्रांजेक्शन करोगे, लेन देन करोगे business के अंदर, वहां से रेट उठा के ले लेगा। क्लियर हुआ गया आप लोग को? यस। यस चलिए, सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट एंड ट्रांसलेशन डेट। डॉक्यूमेंट डेट होता है जिस दिन आप इनवॉइस को रिसीव करते हो, व्हेन व्हेन यू रिसीव द इनवॉइस, जिस दिन आप इनवॉइस रिसीव करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, जिस दिन आप उस इनवॉइस को सिस्टम में एंट्री करते हो उसे पोस्टिंग डेट कहलाता है, और जिस दिन उसका पेमेंट करते हो वो ट्रांसलेशन डेट कहलाता है। अब समझाता हूँ। अच्छा, आप लोग का क्या काम करते हो आप लोग कंपनी में? हाँ? सर हमारा बेसिकली वर्क हाँ? होता है जैसे यूएस मेडिकल बिलिंग का है, वो सारी आवाज सर नहीं आ मेरे रही साफ आपकी, क्या बोल रहे हैं? क्या मैं बोल ये रहे हैं आप? बोल रहा हूँ सर, जैसे हम यूएस मेडिकल बिलिंग करते हैं तो मतलब बेसिकली जो डॉक्टर की बिलिंग डिपार्टमेंट होता है क्लेम्स, हम्म। वो हमें टेक केयर करना था, मतलब इंश्योरेंस से कोऑर्डिनेट करके कि उसका जो पेमेंट है कहाँ से करते हैं, किस रीजन से डिनाई है। अच्छा, पेमेंट कैसे होगा, क्या होगा, राइट? हाँ जी। बेसिकली यूएस में मतलब सभी बंदों का इंश्योरेंस होता है ना, तो वो डॉक्टर के पास हम्म। इंश्योरेंस आईडी कार्ड दिखा के ट्रीटमेंट ले जाते हैं। बाकी जब उसका हम्म। डॉक्टर बिल बनाता है और वो इंश्योरेंस को फॉरवर्ड करता है, तो वो हमें चेक करना होता है उसका पेमेंट कहाँ से करके किस रीजन से देना है। अच्छा, समझ गया, समझ गया, समझ गया। चलिए, तो डॉक्यूमेंट डेट होता है जिस दिन आपका सामान है, जैसे आपके मान लीजिए आपने बोला कि आपने बिलिंग की बात करी, जिस दिन बिल आया वो डॉक्यूमेंट डेट का आएगा। जिस दिन आपने सिस्टम उसको प्रोसेस किया कि भैया चलो अब चलो उसका पेमेंट ये करते हैं कि भाई सिस्टम में चेक करना स्टार्ट करते हैं, सिस्टम एंट्री करेगा यार इसका बिल आया और उसको बिल को सिस्टम एंट्री करो, तब तो जाके चेकिंग चालू होगी ना। जब सिस्टम दिखेगा नहीं तो कोई करेगा नहीं, राइट? तो उसको सिस्टम में प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद जैसे आपने बोला किस किस से पेमेंट जाएगा, तो वो होता है फाइनल स्टेज, कहाँ कहाँ से पेमेंट जो भी होगा किसके पॉकेट से जाएगा क्या होगा, राइट? तो वो होता है ट्रांसलेशन, जिस दिन आप उसको पेमेंट करोगे।
जैसे एक दुकान में चले जाते हैं, दुकान में जो माल देते हैं आपने देखा होगा, वो अपना बिल देके चले जाते हैं, इनवॉइस देके चले जाते हैं कि सारे पेमेंट तो कहता ठीक है रख दो। वो कहलाएगा डॉक्यूमेंट, जिस दिन उस डेट को उसने इनवॉइस दिया। फिर जिस दिन क्या होता है, जब वो खाली होता है तब बैठ के देखता है, वो कहलाएगा इनवॉइस डेट, क्योंकि उस दिन वो इनवॉइस को प्रोसेस करने की सोच रहा है। और जिस दिन उसको इनवॉइस को प्रोसेस करने में जिस दिन वो पेमेंट कर देगा, वो कहलाएगा ट्रांसलेशन डेट। अब पेमेंट हमारा यूएस करे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके भी हो सकता है, मान लीजिए मेरा पेमेंट डॉलर में हो, तो उससे एक्सचेंज रेट डेट भी बोला जा सकता है। एक्सचेंज जिस दिन आप रेट, जिस दिन का रेट ले रहे हो, एक्सचेंज रेट डेट भी तो हो गया, राइट। कन्वर्जन डेट ये भी तो कह सकते हो। अब पेमेंट डेट जिस तरीके से समझो इसको, पेमेंट जिस दिन आप पेमेंट करो, लेकिन कन्वर्ट करके कर रहे हो तो इसे एक्सचेंज डेट भी कह सकते हो। तो ये जो ट्रांसलेशन डेट होता है जिस दिन पेमेंट होता है कन्वर्ट करके, क्लियर है। यस। चलो, तो हम सिस्टम में चलते हैं, उसको कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ये देखो, आप लोग कभी भी ऐसा वाला आया ना लिखा हुआ कि द डिस्प्ले लेफ्ट डेटा इज लॉग्ड एंड समथिंग लाइक दैट, नो कर देना। मैं स्क्रीन ओपन करना, SM12 में जाना, पेस्ट को रिमूव करना, सर्च करना, सेलेक्ट करना, डिलीट मार देना। जिस दिन डिलीट मार दोगे, जैसे SM12 के थ्रू ये एरर था और उसको इस तरीके से, तो बता कि एरर नहीं था, किसी ने डेटा हमारा स्क्रीन लॉक कर रखा है, जैसे होता है ना कोई घर में रह रहा है, तो जब तक से वो जाएगा नहीं तब तक से आपको घुसने को मिलेगा नहीं। इसका ये लॉजिक है, ठीक है, इसका ये लॉजिक है, ठीक है सर। ओके। यस। Right. चलिए, यहाँ पे चलते हैं, कंफर्म कीजिए। यहाँ पे जाएंगे, करेंसी पे में जाएंगे, न्यू एंट्री करेंगे। हमारा 8802 है ना। यस। चलिए थैंक यू। और यहाँ पे करेंसी वैल्यूएशन टाइप में हम ले लेंगे 30, जो हमने बोला था ना 30 ग्रुप करेंसी कहा जाता है। फिर यहाँ पे सोर्स करेंसी में हम ले लेंगे 10 कंपनी कोड करेंसी। एक्सचेंज टाइप में जाएंगे, यहाँ पे हमने बताया था ना BMP, बहुत सारी चीजें होती हैं। एम ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एम का अगेंस्ट या ध्यान रखना, एम के अगेंस्ट रेट असाइन करना पड़ेगा बैकएंड में। आप लोग का MM है ना, सॉरी फाइनेंस है ना आप लोग का तो। यस। हाँ, तो यस। फाइनेंस के अंदर आप देखोगे एक्सचेंज रेट का एक टॉपिक है, रेट कहाँ पे असाइन करते हैं आप लोग देखोगे। और यहाँ होता है ट्रांसलेशन रेट एरिया। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, सारा चीजों के बारे में बता दिया, कोई डाउट है इसमें। नो। चलो थैंक यू। नेक्स्ट आता है लेजर। लेजर के बारे में पहले मैं सेटिंग कर लूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ लेजर कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये इसको सेलेक्ट करने के बाद जीरो जो हमारा स्टैंडर्ड लेजर होता है, ये जीरो को क्यों सेलेक्ट किया, जीरो स्टैंडर्ड लेजर होता है। कंपनी कोड सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ जाने के बाद पोजीशन में जाइएगा, 8802 एंटर, सिलेक्ट कीजिएगा इसको ऐसे। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे क्लिक कीजिएगा, न्यू एंट्री कीजिएगा। यहाँ पे IS अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने साइन कर दिया और सेव कर दीजिए।
तो जीरो एल जैसे हमें पहले ही समझिए हमने किया क्या यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे जो आपने देखा, जीरो एल में गए, कंपनी कोड सेटिंग पे गए, फिर यहाँ पे कंपनी कोड को सेलेक्ट किया, एंटर जीरो टू को, फिर इंटर बटन दबाया, फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जाके न्यू एंट्री करके आया। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे अभी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका लॉजिक। पहले मैंने करके दिखाया क्योंकि इसके बाद आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आए। लेकिन पहले आप लोग लॉजिक लिख लीजिएगा, ये समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग को अच्छे समझ में आए, इसलिए किया। लेजर होता है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहा जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बही खाता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बही खाता। जिस खाते में हम सब कुछ खर्चा लिखते हैं, सब चीज लिखते हैं, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। लेन देन लिखते हैं। आप लोगों ने पुरानी मुनीम देखे होंगे जो टोपी पहन के बैठे रहते हैं, बैठे रहते थे मतलब, और उसमें लिखते रहते थे कुछ ना कुछ, दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वही खाता कहते थे, राइट। वही खाता निकालो, देखो कितना किसका पैसा देना है, लेन देन करना है, राइट। कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो वही खाता कहलाता था, और इंग्लिश में इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहा था। मैं क्यों बातें कर रहा हूँ इस पे, तो यहाँ पे एक लॉजिक छुपा हुआ है। यहाँ पे लॉजिक ये है सर कि मान लो आप ही का घर में भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ये तो आप ध्यान से रख सकते हो। हम लोग जो घर में डेली का हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। मम्मी पापा दादा दादी चाहे नाना नानी चाहे आप लोग बैचलर रहते हो तो सब लोग खर्चा लिखते हैं, कितना खर्चा हुआ कितना गया, कितना खरीद के लाया चीजें, राइट। करते हैं ना। यस। तो वो क्या हो गया, तो वो जो खर्चे लिखे जाते हैं, अगर इनकम टैक्स वाले एक्साइज वाले पकड़ ले तो क्या समझ पाएंगे कि खर्चे में क्या लिखा हुआ है। खर्चे में क्या लिखा हुआ है, समझ पाएंगे। नहीं। नहीं समझ पाएंगे। तो नहीं समझ पाएंगे तो क्या हो गया हमारा, वो जो खर्चा है इसके बारे में हमारी बात हो रही है, तो पकड़ नहीं पाएंगे तो फिर कम क्या कहेंगे। तो चलो घर के लिए तो चल जाता है, ऐसे खर्चा कैसे नहीं पकड़ पाएंगे समझो। ये भी एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ लॉजिकली, देखिए। हम लोग क्या करते हैं ना घर में ना, 10,000 का ग्रोसरी लाते हैं और लिख देते हैं ग्रोसरी। बट उस 10,000 में हम समोसे भी ला चुके होते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी लाते हैं, मिठाइयाँ भी लाते हैं, सब्जियां भी ले आते हैं, और उसी में ग्रोसरी लिख देते हैं, क्योंकि एक साथ बल्क में लाया होता है, एक जगह लिख के रख दिया, राइट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर एक चीज पे टैक्स अलग होता है, तो गवर्नमेंट कैसे डिफरेंशिएट करेगा। इसीलिए घर की बातों को छोड़ देते, गवर्नमेंट कहती है ठीक है घर पे जैसे खर्चा करना है करो। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हो ना, तो भैया आपको डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, मतलब बाई फॉरगेट करके दिखाना पड़ेगा अलग, राइट। अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस को अलग करके दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आ जाता है आपका अलग अलग करके दिखाने का पॉइंट। तो यहाँ पे तो मतलब ये कहीं अलग अलग दिखाने का कहीं पर रूल में लिखा होता है, हाँ। हर एक कंट्री में एक रूल होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है, किस तरीके से अपने बुक्स में लिखना है उसमें लिखा हुआ है। कहने का मतलब है उस रूल्स को फॉलो करके आपने लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, घर में जैसे लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस के केस में आपको रूल्स की पड़ी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैं कंपनी कोड मतलब बिजनेस, लेजर मतलब बुक्स, मैं अपने बिजनेस की बुक्स में इस रूल के अकॉर्डिंग लिखूंगा, यही बोला है ना मैंने। यस। ये लॉजिक है। ये हमने यहाँ पे पूरा सेटअप सिस्टम को बोला है कि हम अपने बिजनेस की बुक्स में इस रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट आता है फिजिकल ईयर, उसको थोड़ा समझेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है थोड़ा सा। फिजिकल ईयर, पहले समझिए फिजिकल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर को एसएपी में फिजिकल ईयर कहा जाता है। जो नॉर्मल टर्म्स में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं ना, एसएपी के टर्म्स में से फिजिकल ईयर कहा जाता है। तो पहला सवाल ये आता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी क्या चल रहा है, हमारे यहाँ भी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या चल रहा अप्रैल टू मार्च। है, अप्रैल टू मार्च।
अप्रैल टू मार्च। यस। वो मैंने आपसे पूछा कब से कब तक नहीं होता, ये मैंने नहीं पूछा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मैंने नहीं पूछा। 25 to 26। 25 to 20। एसीपी में एक ही बोला जाता है, तो क्या बोलोगे आप, एसीपी में एक ही ईयर बोला जाता है? 26। 26 बोलेंगे? 26 में ज्यादा महीने आ रहा है कि 25 में ज्यादा आ रहा है? 25 में, तो बैक क्यों, ईयर क्या वाला बोलेंगे? बोलेंगे। 25, हाँ, बैक ईयर वाला बोलेंगे फिर तो। 25। जी, 25 बोलेंगे, राइट। क्या होगा वो? 25 बोलेंगे। 25 बोलेंगे, राइट। 25 फाइनेंशियल ईयर हमारा होगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2025 होगा। एसीपी जो है ना, कैलेंडर ईयर को समझता है। अब बात करते हैं, बट एसीपी क्या समझता है? कैलेंडर ईयर को। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि हमारा कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? बताइए। स्टार्ट कैलेंडर होता है और ईयर, कब एंड होता है? कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, एंड फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब एसएपी कैलेंडर ईयर समझता है, बार बार दिमाग में जरूर रखिएगा इसको फिर। बट एसएपी ने कुछ हमारे लिए ऑलरेडी मैंने पहले बना रखे हैं, हम लोग चाहे तो डायरेक्ट इसमें V3 बना रखा है एसएपी कंपनी ने। V3 बना के हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए कोड बना रखा है, V3 हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जनवरी टू दिसंबर क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ना अलग अलग फाइनेंशियल ईयर, इंडिया में से अप्रैल टू मार्च है, यूएस में 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होता है, कहीं पे जनवरी टू दिसंबर होता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होते हैं। कहीं कहीं पे जुलाई टू जून होता है, 1 जुलाई टू 30 जून होता है, ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स होते हैं। पॉइंट क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये अलग अलग होता है, बट एसपी इसलिए कुछ कंट्रीज जो मेजर कंट्रीज है उनका बना के रखा हुआ है, जो मेन कंट्रीज हैं और ऑलमोस्ट, लेकिन अगर बनाने की जरूरत पड़े वो हम लॉजिकली समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला चीज समझा कि कैलेंडर ईयर एसएपी समझता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं, फिर भी इंडिया के अकॉर्डिंग V3 बना के रखा हूं, जो हम यूज करेंगे। बट ये बना कैसे, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला दूसरा पॉइंट हमने ये समझा कि फाइनेंशियल ईयर एसएपी में जो एक ईयर बोला जाता है, तो जो मेजर वाला था तो 2025 बोला जाएगा। चलिए, दूसरा चीज, जो कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, और फिर जो ये जनवरी टू दिसंबर होता है। अच्छा, अब हम नॉर्मल टर्म्स में, अब तो उसको फिर से देखते हैं। जनवरी को हम पहला महीना बोलते हैं, फरवरी को दूसरा महीना, मार्च को तीसरा महीना, अप्रैल को चौथा महीना, और मई को पांचवा महीना, ऐसे कर करके काउंट कर। मई जून को छठा महीना, से कहते हैं 6 मंथ करते हैं। सेम तरीके से फाइनेंशियल ईयर से फिजिकल ईयर कहा जाता है एसएपी में, उसमें पोस्टिंग पीरियड कहा जाता है। पोस्टिंग पीरियड मतलब सर, अप्रैल जैसे, क्योंकि स्टार्ट अप्रैल से होता है तो अप्रैल पहला पोस्टिंग पीरियड, मई दूसरा, जून तीसरा, जुलाई चौथा, अगस्त पांचवा, सितंबर छठा, ऐसे कर करके होते हैं। क्लियर है गाइस आप लोगों को यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? मतलब फाइनेंशियल ईयर में पोस्टिंग पीरियड कहा जाता है और कैलेंडर ईयर में मंथ बोला जाता है। तो अभी बताइए, अभी कौन सा पोस्टिंग पीरियड चल रहा है? बताइए। फिफ्थ, आई बहुत थिंक। बढ़िया। आई थिंक ऐसे काउंट करके बताइए, बोल बोल के बताइए, बोलिए। यस। यस, फिफ्थ फिफ्थ चल रहा नहीं, बताइए, काउंट करके बोल के बताइए। है। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल फर्स्ट जुलाई, हो गया। नहीं, अगस्त। अप्रैल पहला का अप्रैल क्या होगा? अप्रैल का फर्स्ट। फर्स्ट पहला पोस्ट पोस्टिंग पीरियड पूरा पोस्टिंग बोलिए। पोस्टिंग अप्रैल पहला पोस्टिंग पीरियड होगा, मई दूसरा पोस्टिंग पीरियड, जून तीसरा पोस्टिंग पीरियड होगा, बोलिए। ठीक है, तो ओके। बताइए जनवरी कौन सा पोस्टिंग पीरियड होगा आने वाला? और 10th। 10th। फरवरी? 11, 11th और पोस्टिंग मार्च पीरियड। 12? यस। राइट, परफेक्ट। अगला सवाल इसी पे आता है कि जो 10th 11th 12th पोस्टिंग पीरियड है,
ये किस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट होगा? अभी करंट की बात करें तो 25, ट्वेंटी जैसे फाइव आपने बट बताया वो जो बैक ईयर में। तब मैंने नहीं, मतलब आप ही ने तो बोला था अप्रैल टू मार्च चलता, राइट? तो ट्वेंटी यस। फाइव का ही होगा ना। चलिए, बट ये कौन सी कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहे हैं? 26। इस पे क्या लिखेगा 25 की जगह पे? इस पे क्या समझता है कैलेंडर ईयर को? तो कैलेंडर ईयर के कारण वो इस पे क्या लिखेगा वहां पे? इस पे कैलेंडर ईयर समझता तो उसको तो फाइनेंशियल ईयर आता नहीं है, तो 25 की जगह पे क्या लिखेगा? 26। 26। परफेक्ट। इसीलिए उन तीन पोस्टिंग पीरियड में जो 10th 11th 12th हैं, उसमें देखोगे अकॉर्डिंग टू द एसएपी 26 लिखेगा। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखा होना चाहिए वहां पे? 2025 चाहिए। यहीं पे कॉन्सेप्ट लाया एसएपी कंपनी ने ईयर शिफ्ट का। किस चीज का? ईयर शिफ्ट का। ईयर शिफ्ट में क्या होता है, जो कैलेंडर ईयर है उसको फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम ईयर शिफ्ट का यूज करेंगे। मतलब इन तीनों पीरियड में, तीनों पोस्टिंग पीरियड में हम लोग जो 10th 11th 12th उसमें हम फाइनेंशियल ईयर जो है इसका, जैसे 25 बनाने के लिए हम कैलेंडर ईयर, क्योंकि एसएपी कैलेंडर ईयर समझता है, तो 26 से 25 करने के लिए इन तीनों में हम फाइनेंशियल ईयर को शिफ्ट करेंगे। मतलब 26 से 25 करने के लिए हम तीनों में -1 करेंगे, तीन पोस्टिंग पीरियड के अंदर। समझ में आया? यस। ईयर शिफ्ट का क्या डेफिनेशन यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है कि चेंज द कैलेंडर ईयर इनटू फाइनेंशियल ईयर, वी यूज ईयर शिफ्ट। चेंज द कैलेंडर ईयर इनटू फाइनेंशियल ईयर, वी यूज ईयर शिफ्ट। क्लियर हुआ आप लोगों को? यही लॉजिक हुआ ना ईयर शिफ्ट का काम। कैलेंडर ईयर को ये फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करने का क्या काम कर रहा है? ईयर शिफ्ट कर रहा है, यही कर रहा है ना। यस। चलिए, यस बहुत सर। बढ़िया। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है स्पेशल पोस्टिंग पीरियड का। स्पेशल पोस्टिंग पीरियड क्या होता है? स्पेशल पोस्टिंग पीरियड ऑडिट पर्पस के लिए होता है। अगला सवाल ये उठता है कि ऑडिट हम कब करते हैं? फाइनेंशियल ईयर क्लोज जाने के बाद या फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले? ऑडिट हम कब करते हैं? फाइनेंशियल ईयर क्लोज जाने के बाद या क्लोज होने से पहले? ईयर एंडिंग में करते हैं, क्लोज होने से पहले सर। हम्म फाइनेंशियल ईयर क्लोज जाने के बाद या फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले? बताइए। नहीं पता? सर ईयर एंडिंग में करते हैं, क्लोज होने से पहले। क्लोज होने से पहले। अच्छा बता, रिजल्ट आए बिना आप चेकिंग करवा सकते हो? पेपर चेक करवा लो, कोई रिजल्ट आया नहीं, हो सकता है? हाँ सर। हाँ, फाइनेंस की बात हो रही है सर। इनकम टैक्स वाला छापा मारेगा और आप बोलोगे कि सर अभी मैंने कभी लिखना था, तो मना कर देगा क्या? मार्च से पहले वो कैसे कर सकते हो बताओ फाइनेंस का? बिना क्लोज हुए फाइनेंशियल ईयर को हम लोग ऑडिट नहीं करा सकते। फाइनेंस का प्रोसेस, इन्वेंट्री ऑडिट नहीं हो रहा कि भाई माल रख के गए तो कोई चेक करने आ गया कि माल पूरा पड़ा है कि नहीं, तुमने बोल दिया कि मेरे पास माल इतना है और जाके कोई आके, तो वो इन्वेंट्री ऑडिट होता है। फाइनेंस का तो नहीं कर सकते ना, फाइनेंस का तो हम लोग लास्ट लास्ट तक करते हैं, राइट? राइट, समझ रहे हो सर? यहाँ पे फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव से बोला जाता है। ऑडिट यस कब सर। होता है? फाइनेंशियल क्लोज हो जाने के बाद। कब होता है? फाइनेंशियल क्लोज हो जाने के बाद। क्लियर है? यस। यस सर। अगला बात करते हैं हम लोग। तो हमारा अभी कौन सा फाइनेंशियल क्लोज हो चुका होगा ये बताइए पहले आप लोग फिर। 24। 24। कौन सा हो गया होगा? 24। बहुत बढ़िया, 24 क्लोज हो चुका होगा।
ओके, 24 क्लोज हो चुका होगा। ट्वेंटी फोर कब क्लोज हुआ होगा? March 2025. मार्च 2020, 2025। अगला पॉइंट यहाँ पे होता है कि मार्च 2025। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, मार्च 2025 24 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कौन सा पोस्टिंग पीरियड होगा? क्योंकि 24 का ऑडिट कर रहे हैं तो 24 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो 24 के अकॉर्डिंग मार्च 2025 कौन सा पोस्टिंग पीरियड होगा? बताइए। March 12th posting period. ट्वेल्थ पोस्टिंग पीरियड होगा, परफेक्ट। 2024 के अकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया। अब ऑडिट उसके बाद करते हैं हम लोग। ऑडिट 4 स्पेशल पोस्टिंग पीरियड है, तो कौन कौन सा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल 2025, मई 2025। तो अप्रैल 24 फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग कौन सा पोस्टिंग पीरियड होगा? अप्रैल 24 Uh, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। First posting period. वो तो 25 के अकॉर्डिंग हुआ ना सर, ये हम 24 के अकॉर्डिंग। 24 का तो 12वां मार्च में हो गया अच्छा, था। 13 होगा ना सर? yes. अप्रैल 13, अप्रैल 13, मई 13, 14, जून 14, राइट। तो ऑडिट मतलब सर परपस की। 12 के बियॉन्ड भी जा सकते हैं हम इसमें पोस्टिंग पीरियड के लिए? सर अभी आपका आई आप आईटीआर नहीं भर रहे, अभी सितंबर तक आईटीआर इस बार का, पता है नहीं, ना? नहीं भरा है। तो अभी Yes, ये ऑडिट आप पता है। किसका ऑडिट, किसका आईटीआर भर रहे हैं? पिछले साल का ही भर रहे हैं, करंट ईयर का थोड़ी भर रहे हैं आप, राइट। ओके। आईटीआर में भी क्या करें, ऑडिट ही होता है ना, चेक करते हैं ना कि भाई गलत से गया है कि नहीं, पैसा रिटर्न लेना, वही तो कर रहे हैं ना आप अभी भी, राइट। उसी बीच में गवर्नमेंट भी चेक करता है कि तुमने आईटीआर जो भरा सही भरा है कि नहीं भरा, राइट। वो भी तो ऑडिट करता है ना। यस। हम्म। जी। तो ये होता, तो ये हमारा फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव है। समझ में आया आपको? लॉजिक समझ में आया? इतना ये बना हुआ है गाइस। क्लियर लॉजिक समझ में आया आप लोगों को पूरा? हाँ, सब चीज का। यस। हेलो। तो V3 में चलिए, देखिए पीरियड, चलिए देखिए V3 में देखिए 12 पोस्टिंग पीरियड है। स्पेशल पोस्टिंग ऑडिट पर्पस वाला सब कुछ बना हुआ है। देखिए जनवरी से स्टार्ट करके देखिए दिसंबर तक ये सब कुछ लिखा हुआ है मंथ। फिर यहाँ पे देखिएगा तो डे यहाँ पे 31 दिन का, फरवरी में 28 दिन का, सब सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आता है पोस्टिंग पीरियड, तो अप्रैल पहला पोस्टिंग पीरियड में, दूसरा जून तीसरा, जुलाई चौथा, अगस्त पांचवा, ऐसे करके पोस्टिंग पीरियड। तो 10th 11th 12th जो होते हैं, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ जाते हैं, उनमें देखिएगा, सॉरी अगले कैलेंडर ईयर में आ जाते हैं, बट फाइनेंशियल ईयर सेम रहता है, तो उनको फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करने के लिए तीनों -1 किया गया, बाकी में जीरो है, क्योंकि जनवरी अप्रैल से दिसंबर तक तो सेम फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर दोनों सेम होता है। और जनवरी फरवरी मार्च जो है वो अगले कैलेंडर ईयर में आ जाता है, बट फाइनेंशियल ईयर तो हमारा सेम ही चल रहा होता है मार्च तक, राइट। तो इसमें -1 का क्लियर है। यस। ये किस तरीके से बना, इसको समझने के लिए हमने इतना टाइम दिया था। ये ऑलरेडी बना हुआ V3, हमें कुछ करना नहीं था, बट लॉजिक कि क्या इसका लॉजिक है ये समझना बहुत जरूरी था, तो हमने बना लिया। इसको कंपनी कोड से लिंक कर दिया, @02, और इसको V3 के साथ हम लोग लिंक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो हमारा आज का यही तक था, ठीक है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी परसों है।